ये कल्पना से परे है कैसे एशिया का एक डेवलपिंग कंट्री एक ऑयल प्रोड्यूसिंग जायंट के माइटी रेवेन्यूज को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा है। क्या ब्लैक गोल्ड टॉप पर नहीं रहा? क्या फ्यूचर वर्चुअल है? आइए देखें कैसे ये हम्बल इंडस्ट्री सऊदी ऑयल की कमाई से आगे निकल गई और ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को नया शेप दिया। अब इंडिया पूरे दुनिया में आईटी सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। क्या आप जानते हैं इंडिया के आईटी सेक्टर ने 2023 में $245 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। बहुत अमेजिंग है ना? लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई है। इंडिया ने दुनिया में 56% आउटसोर्सिंग का मार्केट कैप्चर कर लिया है और आईटी सर्विसेज का देश की जीडीपी में 7.5% का योगदान है। इंडिया के आईटी सेक्टर्स में 5.4 मिलियन लोग काम करते हैं और सिर्फ 2022 में ही 1300 से ज्यादा टेक स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इंडिया की गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने डिजिटल सिटीजन सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। गवर्नमेंट का प्लान है साइबर सिक्योरिटी, हाइपर स्केल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर फोकस करना। इंडिया में डेटा कॉस्ट सिर्फ $0.12 पर जीबी है, जो कि वर्ल्ड में सबसे कम में से एक है और यहाँ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। इंडिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है। देश में 1580 से ज्यादा जीसीसीज हैं और इन जीसीसीज में काम करने वाले लोगों की संख्या 1.66 मिलियन से ज्यादा है। 2025 तक इंडिया में 45 से ज्यादा नए डेटा सेंटर खुलने की उम्मीद है और 2020 से अब तक डेटा सेंटर्स में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। इंडस्ट्री जायंट्स जैसे गूगल और अमेज़न को इंडिया बहुत पसंद है और वो इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रही है। गूगल ने इंडिया में क्लाउड सर्विसेज को बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है। इसके लिए वो $1 बिलियन न्यू डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही गुजरात में गिफ्ट सिटी में वो अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोल रहे हैं। कंपनी और ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस को शामिल करने के लिए गूगल बार्ड के स्कोप को एक्सपैंड करेगी। Amazon वेब सर्विसेज ने भी ये अनाउंस किया है कि वो 2030 तक इंडिया में $12.7 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिससे पूरा इन्वेस्टमेंट 15 साल में $16.4 बिलियन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट भी हैदराबाद में अपने डेटा सेंटर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया आईटी सेक्टर पर फोकस करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें मेनली आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, बीपीओ एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और हार्डवेयर शामिल है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अब आउटसोर्सिंग करती हैं, ज्यादा सर्विसेज ऑफर होती हैं और इंडिया के आईटी कंपनीज बहुत अच्छे से काम करते हैं। आईटी सेक्टर अभी भी देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज लाने वाले कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इस रोबस्ट ग्रोथ के चीफ रनर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज और फार्मा एंड लीगल सर्विसेज है। ग्लोबल आईटी कंपनीज तो इंडिया में इन्वेस्ट कर ही रही हैं, लेकिन इंडिया के लोकल आईटी कंपनीज में भी बहुत पोटेंशियल है। टॉप इंडियन कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में शामिल है। एक्लेट सर्विसेज, iSmart ग्लोबल, 3i इन्फोटेक आईटेस बीपीओ फील्ड में शामिल है। HCL इन्फोसिस्टम, जेनिथ कंप्यूटर्स, स्मार्टलिंक नेटवर्किंग, आईटी हार्डवेयर फील्ड में शामिल है और साथ ही एपटेक, NIIT, एडुकॉम सॉल्यूशन आईटी एजुकेशनल फील्ड में शामिल है। इंडिया का आईटी सेक्टर लगातार बढ़ता और बदलता जा रहा है। हालांकि पुराने और ज्यादा एस्टैब्लिश कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, लेकिन नए बिजनेसेस जैसे नोलैरिटी, फोरेटियन, आइकन, टेक्सेलो और वाइज्यूरी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आज इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और आईटी सर्विसेज के लिए टॉप डेस्टिनेशन है। क्या इंडिया ने ये रातों रात हासिल कर लिया? सफलता का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का फाउंडेशन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी या भाभा कमेटी का शुरुआत हुए लगभग 60 साल हो गए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत 1967 में हुआ था और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में मदद करने के लिए प्रोग्रामर्स यूएसए भेजकर आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट शुरू किया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने पहले प्रोग्रामर्स यूएसए में 1977 में बरोक्स कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए भेजे थे। ये वो कंपनी थी जो सबसे पहले बड़े बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर्स बनाती थी। शुरू में आईटी सेक्टर्स का देश के अंदर कोई खास मार्केट नहीं था और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इतनी अच्छी नहीं थी। हार्डवेयर इंपोर्ट पर 135% टैक्स था और बैंक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स को लोन नहीं मिलता था क्योंकि आईटी सर्विसेज को एक इंडस्ट्री नहीं माना जाता था। शुरुआत के दिनों में आईटी सेक्टर्स सिर्फ मुंबई के कुछ कंपनीज तक ही लिमिटेड था, जो ग्लोबल आईटी जायंट्स को प्रोग्रामर्स भेजकर कमाते थे। ये सिचुएशन अगले 10 साल तक ऐसे ही रहा जब तक कि 1984 में
राजीव गांधी गवर्नमेंट न्यू कंप्यूटर पॉलिसी लेकर नहीं आई, जिसमें इंपोर्ट टैक्स कम किए गए और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए बिजनेस बनाने में मदद किया गया। आईटी सर्विसेज लैंडस्केप पहले सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन शुरू होने की वजह से बहुत तेजी से बदलने लगा। 1980 के दौर में देश के लगभग 80% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से ही होते थे। 1991 में इंडिया ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI बनाकर बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया। अब इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को फॉरेन जाकर क्लाइंट्स के ऑफिस में काम नहीं करना पड़ता था। वो गवर्नमेंट के IT इंडस्ट्री पार्क्स में ही बैठकर VSAT लिंक्स के जरिए काम कर सकते थे। 1991 से 1992 में गवर्नमेंट ने IT सेक्टर्स को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के लिए रूल्स आसान करने से, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs बनाने से इंडिया को वर्ल्ड IT सीन में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिला। इंडिया तेजी से दुनिया का बैक ऑफिस बनता जा रहा था। IT पार्क का आइडिया बहुत हिट रहा और जल्द ही इंडिया में बेंगलोर और चेन्नई के अलावा 10 से ज्यादा IT हब्स बन गए। बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कैपिटल के नाम से जाना जाता है और चेन्नई में TCS, इन्फोसिक्स, विप्रो, कॉग्निजेंट, पत्नी और L&T इन्फोटेक जैसी बड़ी IT कंपनीज हैं। क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद को साइबराबाद भी बोला जाता है? गवर्नमेंट ने वहां पे IT इंडस्ट्री के लिए एक अलग टाउनशिप बनाया है जिसे हाईटेक सिटी बोला जाता है। दूसरे IT हब्स में पुणे, कोयंबटूर, नेशनल कैपिटल रीजन, मुंबई, कोलकाता, त्रिवांद्रम और जयपुर शामिल है। त्रिवांद्रम में इंडिया का सबसे बड़ा IT पार्क टेको पार्क है। और अगर बात जयपुर की जाए तो जयपुर एक ऐसी जगह है जहां पर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां पर जनपैक्ट, कोनेशियंस IT सर्विसेज, ड्यूटीचे बैंक, EXL BPO, इन्फोसिक्स, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज हैं। जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी भी है जो 300 एकड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और ये एक इंटीग्रेटेड बिजनेस सिटी के कंसेप्ट पर बनाया गया है। लगभग 25 साल से अधिक समय से मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में IT सपोर्ट, कॉल सेंटर्स और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसे लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस शुरू किया है। IT सेक्टर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन ग्लोबल वैल्यू चेन में देश की पोजीशन अभी भी कमजोर थी। एक इंटरव्यू में एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिसर्च फर्म IMA इंडिया के हेड अजित देन ने ये सिचुएशन समझाया। We look at global value chains 2.5 decades ago, all of it was focused on shared services, back office accounts that could be cheaply done because we have a skilled, educated population. Slowly, business just started realizing that, hang on, to do a lot more. We can set up high-end research and development. इंडिया और ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहता था। वो रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते थे। यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव शुरू किया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने 23 नवंबर 2001 को एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसे अभी तक 3 बार रिन्यू किया गया है। ये EU एग्रीमेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में मदद करेगा। दोनों तरफ के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कोऑपरेशन बढ़ेगा और ये रिजल्ट्स इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में यूज किए जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड में आगे बढ़ने के लिए IT सेक्टर्स को एक्टिवली सपोर्ट कर रही है और IT कंपनीज को टैक्स रिलीफ भी दे रही है। इनकम टैक्स एक्ट ने इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट पर किए गए खर्चे के 150% के भारी डिडक्शन की भी शुरुआत की है। क्या सऊदीया में ऑयल से होने वाला रेवेन्यू कम हो रहा है? 2022 और 2023 में सऊदी अरेबिया का ऑयल रेवेन्यू बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ये रेवेन्यू इंडिया के IT सेक्टर के परफॉर्मेंस से अच्छा है? जब से हमें याद है, सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक फैक्टर लीडर और स्विंग प्रोड्यूसर रहा है। ये ऐसा देश है जो बिना ज्यादा खर्च के ऑयल का सप्लाई बढ़ा या घटा सकता है और इस तरह मार्केट प्राइस को भी इफेक्ट कर सकता है। सऊदी अरेबिया में ऑयल बहुत ज्यादा है और ये सरफेस के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ ऑयल निकालना दुनिया में सबसे चीप है। सऊदी अरेबिया में ऑयल निकालने का खर्च $4 पर बैरल है, जबकि USA में फ्रैकिंग करके ऑयल निकालने का खर्च $40 पर बैरल है। सऊदी अरेबिया को ऑयल से बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है, जिसकी वजह से ये देश ऑयल रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। सऊदी ऑयल जायंट अरामको ने बताया है कि उन्होंने 2023 में $121 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ये उनके 2022 के $161 बिलियन रिकॉर्ड से कम है। एक साल में 25% रेवेन्यू रिडक्शन होने की वजह है क्रूड ऑयल का प्राइस कम होना, कम ऑयल बिकना और रिफाइनिंग और केमिकल से होने वाला प्रॉफिट कम होना। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल प्राइसेस में शार्प स्पाइक दिखा था।
अरामको ने यह भी कहा है कि उनका रेवेन्यू अभी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ओपेक प्लस अलायंस के मेंबर्स ऑयल प्रोडक्शन कम करके ग्लोबल एनर्जी प्राइस बढ़ा रहे हैं। अरामको अभी भी हर दिन 12.8 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है। पहले ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सोचा गया था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कंपनी को ऑर्डर दिया है कि वो फिलहाल प्रोडक्शन सेम रखे। जून 2023 में अरब देश ने अपनी ऑयल आउटपुट में से 1 मिलियन बैरल्स पर डे की कमी की थी, जो कि ओपेक के टोटल प्रोडक्शन में कमी का लगभग आधा था। ओपेक ने 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे की कमी करने का प्लेज किया था, लेकिन कम प्रॉफिट की वजह से भी ये देश परेशानी में है, क्योंकि ये देश ऑयल से आने वाली कमाई पर कम डिपेंड होने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे क्राउन प्रिंस का प्रोजेक्ट नियोम। अरामको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर साल डिविडेंड के जरिए सऊदी गवर्नमेंट और बाहरी इन्वेस्टर्स को देता है। इस साल उन्होंने $31 बिलियन का डिविडेंड अनाउंस किया। इस सिचुएशन को समझाते हुए ब्लूमबर्ग के एंथनी डिपोला ने कहा, Saudi Aramco is combining some of that 2022 windfall, the 2023 earnings, and they've put together this special dividend. So that's boost that payout, which goes mainly to the Saudi state. They've also increased the dividend again already in the fourth quarter. They did an increase in that dividend, and so that gives some to the shareholders that they know there's a downside there. That's the message from the company, and they're going to continue to share the upside, make that a more attractive prospect to some of those also shoveling that money back to the Saudi state, Tom. और सऊदी अरेबिया को पैसे की जरूरत है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नॉन ऑयल रेवेन्यूज के बावजूद अभी भी सऊदी के जीडीपी का 40% ऑयल प्रोडक्शन से आता है। हालांकि नॉन ऑयल इकोनॉमी पर शिफ्ट करना चीप नहीं है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के बिलियंस ऑफ डॉलर्स सऊदी अरेबिया के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम में खर्च हो जाते हैं। ये मैटर अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अब लोग एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और बहुत देश फॉसिल फ्यूल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। 2022 में ऑयल से बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, लेकिन ऑयल की प्राइसेस अक्सर बदलती रहती हैं। ऑयल डिमांड अभी कम नहीं होगी, क्योंकि चाइना और इंडिया जैसे तेजी से बढ़ते हुए देशों को आगे बढ़ने के लिए चीप एनर्जी की जरूरत है। लेकिन ऑयल प्रोडक्शन करने वाले देश प्रोडक्शन कम करने के बावजूद भी प्राइसेस को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। पर डे बैरल प्रोडक्शन पर लगाए हुए सेल्फ इम्पोज्ड प्रोडक्शन लिमिट की वजह से सऊदी अरामको अपने टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी के सिर्फ 75% पर ऑपरेट करता है। लेकिन अब ऑयल पहले जैसा काला सोना नहीं रहा। दूसरी इंडस्ट्रीज ऑयल को टॉप टायर रेवेन्यू जनरेटर के रेस में पीछे छोड़ रही है, और इंडिया ने आईटी सर्विसेज से $245 बिलियन कमाकर ये प्रूव कर दिया है, जबकि सऊदी अरेबिया ने ट्रेडिशनल ऑयल से सिर्फ $161 बिलियन कमाए हैं। ये इंडिया का बहुत ही यादगार सफर रहा है और आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा अचीवमेंट है जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये दुनिया अब वापस वैसी नहीं होगी जैसे पहले थी। यहाँ हमारी बिजनेस कहानी खत्म होती है, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।